मैंने अक्सर अपनी माँ को रोते हुए देखा। पूरा गिव अप तो नहीं किया था। बस उस वक्त एक ही विचार चल रहा था कि मुझे जिंदा रखना। लिमिटेशंस, जी। मुझे लगा कि मेरी डिसेबिलिटी को लेके लोगों की सोच ज्यादा हैंडीकैप थी बनिस्बत कि जी। मैं हैंडीकैप थी। प्ले ट्रू, प्ले फेयर, शॉर्टकट से सक्सेस नहीं मिलती। कदमों को रुकना मंजूर न था, राहें और भी तो है, तय तो करना है तो क्यों न हंसकर, जिंदगी एक सफर ही तो है। No, there's no other day. Every day is a mother day. तो असलम, मैं हूँ आरजे आर्यन, और आज मेरे साथ एक बहुत ही खास, बहुत ही प्यारी मेहमान है, डॉक्टर मैम दीपा मलिक। और इनकी बहुत सी कहानियां आज मैं सबको सुनाने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी ये कोशिश बेशक मुझे नाकामयाब करेगी, पर हो जाऊंगी कामयाब तो मेरी ये कोशिश फिर क्या काम करेगी। 68+ नेशनल मेडल्स, 23 इंटरनेशनल मेडल्स, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित, खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित, अर्जुन अवार्डी, न जाने कितने पुरस्कार इनकी झोली में हैं। और बहुत सी चीजें हैं जो इनको और खास बनाती हैं। और आज है मेरे साथ एक सुपर मॉम की सुपर कहानियों की सीजन 1 में मैम दीपा मलिक। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख की वादियों में। थैंक यू सो मच। और बहुत करीब का रिश्ता है उन वादियों से। बचपन से आना जाना रहा है, क्योंकि पिता भी फौज में, पति भी फौज में, भाई भी फौज में। तो ये एक ऐसी वादियां हैं जहां पर लगभग हर फौजी की पोस्टिंग होती है और उसके परिवार को आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैम, इन प्यारी प्यारी मेमोरीज के साथ ना आपकी लाइफ का एक स्ट्रगल भी बहुत बड़ा है, जिसे हम आज भी जब सुनते हैं तो हम खुद को मोटिवेटेड फील करते हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि वो 5 साल की उम्र में ऐसा क्या हुआ जिसने नन्ही दीपा को दीपा मलिक बना दिया। हाँ, बहुत खूबसूरती से आपने ये सवाल पूछा। 5 साल की उम्र में जब पहली बार पिता ने ये देखा कि मैं स्कूल बस पर नहीं चढ़ पा रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरे पाँव ने लोच खाई और मैं गिर गई। और एक बदलाव उन्होंने और देखा कि एक ऐसी दीपा जो हमेशा खेलती थी, भाई का क्रिकेट बैट और फुटबॉल चुराती थी, उसको साइकिल से धक्का देती थी कि साइकिल मैं चलाऊंगी, मतलब लड़कों वाली हरकतें जो एक ब्रैकेट में डाल दी जाती हैं। और एक पड़ोस की आंटी ने जब ये कहा कि अरे वाह, दीपा तो अब लड़की बन गई, अब हम उसको नहीं देखते फुटबॉल को किक करते हुए या भाई से साइकिल मांगते हुए, वहां पे पिता को एक डाउट हुआ और उन्होंने माँ से भी पूछा कि क्या तुम इसको रोकती हो खेलने से। माँ ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोले क्या तुम इसको लड़की होने का कोई दबाव डाल रही हो? वो भी नहीं था। तब उन्हें समझ आया कि जरूर कहीं ना कहीं कोई कमजोरी आ रही है जो इस बच्ची को, हालांकि मेडिकल साइंस एडवांस नहीं थी उस वक्त, तो बहुत सारे चेकअप कराने पड़े, बहुत सारा ट्रैवल हुआ, बहुत सारे अस्पतालों में लेके गए। लेकिन मैं भाग्यशाली रही कि मेरे माँ बाप ने मात्र लड़की है सोचकर मेरे इलाज में कोई कमी नहीं रखी। और फिर बहुत सारा अस्पताल का स्टे रहा। पुणे कमांड हॉस्पिटल में मैं लगभग 3 साल रही। ट्यूमर निकला मेरे स्पाइनल कॉर्ड में, जो कि बहुत बाद में पता चला। लेकिन बचपन ने जीवन की सबसे बड़ी सीख, हालांकि हम ये कहते हैं कि बचपन आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता है, लेकिन मेरे बचपन ने जो मुझे सिखाया उसने मुझे दीपा मलिक बनने की तैयारी में डाल दिया। मैम, कुछ उस समय लोगों के ताने शायद आपके कानों तक नहीं पहुंच पाते होंगे क्योंकि आप बहुत छोटी थी, लेकिन जब घर वालों तक पहुंचते थे तो उनके चेहरे पे वो आपको कहीं ना कहीं नजर आता था। बिल्कुल। मैंने अक्सर अपनी माँ को रोते हुए देखा और मुझे लगता था कि जब लोग मिलके मिलने आते हैं और जाते हैं तो खुशी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बदलाव आता है। नेचुरली हॉस्पिटल भी है तो भी अगर मेहमान आ रहा है तो आदमी कुछ एक्स्ट्रा करता है, थोड़ी सी कहीं से कुछ खाने की चीज लेकर आता है, या जो मिलने आते हैं वो भी खाने की चीज लेकर आते हैं। क्योंकि मैं बहुत नन्ही बच्ची थी, कभी कभी खिलौने भी लोग दे जाते थे। तो मुझे लगता था ये तो बड़ा खुशी का टाइम है, क्योंकि हमने हमेशा यही, बचपन में छोटी बच्ची को यही पता था कि जब खिलौने आएंगे या मिठाई आएगी तो खुशी का टाइम है, तो फिर मम्मी रोती क्यों है। लेकिन इस बात का एहसास मुझे हुआ जब मेरी बच्ची को एक्सीडेंट हुआ और उसको बायां हिस्सा उसका लकवाग्रस्त हुआ। और उसी पुणे कमांड हॉस्पिटल में जब वो एडमिट हुई, वही न्यूरोलॉजिकल वार्ड में, माँ बनने के बाद मुझे समझ आया कि मेरी माँ उस अस्पताल के कमरे में रोती क्यों थी। क्योंकि 2 दशक गुजर चुके थे मेरी बचपन की बीमारी में, और पैरालिसिस हेमीप्लीजिया की शिकायत मेरी बेटी की जिंदगी में आने में। मैंने इसको एक बेटी बनकर भी भुगता कि एक छोटे से बच्चे को जब वो अपंग हो जाती है, खासकर एक लड़की,
तो लोग उसको कैसे देखते हैं, और माँ के दिल पे क्या गुजरती है। फिर माँ बनकर भी देखा जब मेरी बच्ची लकवाग्रस्त हुई, तो मैंने जिंदगी के दोनों पहलू, अ, अपनी माँ का रोना और खुद माँ बनकर देखा। तो तब मुझे समझ आया कि लोग, समाज का अपंगता के प्रति क्या दृष्टिकोण है, या एक लड़की को कोई शारीरिक क्षति हो, क्योंकि हमने नॉर्मल क्या है उसके पैरामीटर्स हमने अपने माइंड में डिसाइड कर रखे हैं कि खूबसूरती ऐसी होती है, जीवन ऐसे ही बताया जाता है, किसी भी इंसान का अंग भंग हो जाए। और एक फौजी होने के नाते मैंने एक चीज और महसूस करी कि अगर आपको कोई बीमारी के चलते, एक्सीडेंट के चलते अपंगता आ जाए तो अभिशाप है। वही अपंगता मैंने वीर जवानों में देखी, देश की रक्षा करते हुए उनका हाथ उड़ गया, बम से उनकी टांग उड़ गई, या गोली उनकी स्पाइन में लगी, वो पैरालाइज हो गए, तो वो देशभक्त हो गए। तो इट इज वेरी सिचुएशनल, यू नो। तो मैंने तो यही सीखा है कि बहादुर सिपाहियों में रहकर, मैं बिल्कुल छोटी थी जब मेरे को याद है कि मेरे पिताजी 71 की लड़ाई में जनरल वायन शर्मा को अपने कंधे पर डालकर ले गए थे, और फिर माइन ब्लास्ट में उनकी टांग उड़ी थी, और उसके बाद जब वो रिकवर हुए तो वो कृत्रिम टांग के साथ सब कुछ करते थे। मैंने उन्हें खेलते देखा, उन्हें घोड़ा दौड़ाते देखा, मैंने उन्हें साइकिल चलाते देखा। तो मुझे कहीं ना कहीं वो वीरता अंदर से मिली विरासत में। तो लेकिन समाज का दृष्टिकोण में बहुत एक कमी महसूस हुई। और शायद मेरी माँ ने जिस प्रकार मुझे पाला, जिस प्रकार मुझे हिम्मत दी, जिस प्रकार मेरे अंदर हीन भावना न आने दी, एक खुश माहौल में बहुत अच्छा पौष्टिक भोजन खिलाकर, ढेर सारी रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज कराकर, डॉक्टर्स के साथ वो मेरे ऑपरेशन के भी 3 साल तक वो मेरी एक्सरसाइज पे ध्यान देते रहे। तो वही सीख लेके मैंने भी अपनी बिटिया को पाला, मैं भी वैसी माँ जी। बनी। और आज देखिए देविका मलिक जो मेरी बेटी हैं, उन्हें जी। मेरी पहचान की जरूरत नहीं है। आप गूगल जरूरत करिए, नहीं। देविका मलिक लिखिए, और आप देखिएगा कि, तो मुझे लगता है एक सशक्त माँ एक पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियों को हिम्मती, आत्मविश्वासी और जीवन जीने की शैली सिखा जाती है। मैम 3 जून 1999 को बहुत सी चीजें बदल गई, लेकिन उस टाइम पे आपने डॉक्टर से ये कहा था कि मैं व्हील चेयर और वेंटिलेटर नहीं लूंगी, लेकिन आपको पता था कि ऑपरेशन के बाद सिचुएशन क्या रहने वाली है। तो तब जी, ऐसा जहन में नहीं आया कि क्या मैं एक बेहतर माँ बन पाऊंगी या कहीं किसी और के लिए लाइबिलिटी ना बन जाऊं? बहुत ख्याल आया, क्योंकि कोई भी सुपर ह्यूमन नहीं होता। और मैं तो कहते हैं ना कि बार बार ऐसी स्थितियों ने कमर तोड़ ही दी थी। बचपन में अपनी बीमारी देखी, उससे उभर कर निकली, फिर बिटिया हुई तो उसकी बीमारी देखी, उसकी अपंगता देखी, और जब उसका इलाज चल रहा था और छोटी बिटिया 3 साल की थी, तो जो 3 जून की आपने बात करी है, 25 साल पहले, एक ऐसा वक्त जी। जब पिता कारगिल की लड़ाई में, पिता, पति, ससुर क्योंकि सब फौजी थे, तो पुरुष कोई खास घर में थे नहीं इमीडिएट फैमिली के, और अकेले ही मुझे अपने ऑपरेशन के लिए दिल्ली आना पड़ा जयपुर से। अपनी दोनों बेटियों को मैंने अपनी माँ के पास छोड़ा, और डॉक्टरों ने मुझे सिर्फ ये कहा कि जिंदा रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि सर्जरी दोबारा हो रही है, बचपन के ट्यूमर लौट कर आए हैं, तो आपका स्पाइनल कॉर्ड कट जाएगा, आपका जो ब्रेन फ्लूइड है वो भी लीक हो सकता है, आप ब्रेन ड्राई में भी जा सकती हैं, पैरालिसिस के शॉक से आपके लंग्स एंड हार्ट भी कोलैप्स हो सकते हैं। और अगर बच गई तो आजीवन आपका छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाएगा। तो मैंने जीवन को चुना, मैंने जी। कहा कि नहीं, मुझे जीना है, क्योंकि एक बच्ची मेरी ऑलरेडी इलाज के तहत है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक भरोसा था कि जैसे हमने एक्सरसाइज करके, मेहनत करके दोबारा चलना शुरू कर दिया था बचपन में, डॉक्टर्स तो डराते ही हैं, मैं खूब मेहनत करूंगी, खूब एक्सरसाइज करूंगी, क्योंकि मुझे पता है रिहैबिलिटेशन क्या होती है, फिजियोथेरेपी क्या होती है। मैंने अपने बचपन में भी करी थी, मैंने अपनी बिटिया को भी करा के उसको भी बहुत शारीरिक अंग उसका मैंने काफी हद तक उसको चलना, साइकिल चलाना मैंने सिखा दिया था। अ, तो पूरा गिव अप तो नहीं किया था। बस उस वक्त एक ही विचार चल रहा था कि मुझे जिंदा रखना, मुझे जिंदा रहना है, बस मुझे जिंदा रहना है, किसी भी हाल में मेरे को जिंदा रहना है। मैंने मृत्यु को स्वीकारा ही नहीं था।
एक वो कहते हैं ना कि अपने अंदर एक बाद में लिखी थी खैर कविता, लेकिन कुछ इस तरह लिखी थी कि कदमों को रुकना मंजूर न था, राहें और भी तो है, तय तो करना है तो क्यों न हंसकर, जिंदगी एक सफर ही तो है। अब उसको मैं इंग्लिश वाला सफर बनाऊंगी या अपना सुहाना सफर हिंदी उर्दू का बनाऊंगी, तो वो चॉइस मेरे हाथ में है। और मुझे अपनी अपब्रिंगिंग पे, अपनी दृढ़ता पे, आत्मविश्वास पे भरोसा था। और मुझे लगता है वो भी बहुत पेरेंटिंग पे डिपेंड करता है कि आपने बचपन में कैसी पेरेंटिंग ली, कैसा आपका अ, अ, आपका स्वभाव बनाया गया घर के माहौल में। तो एक बहुत बड़ा धन्यवाद मदर्स डे पे अपनी माँ को भी, क्योंकि मेरी माँ की भी अगर आप चर्चा करें, उनका नाम विश्ना नागपाल है और वो बीकानेर से पढ़ी लिखी हैं, गरीब परिवार से थी, लेकिन अपने वक्त में, मैं कहती हूँ अर्ली 60s में, वो एनसीसी कैडेट रही हैं। उस जमाने में जब औरतें घर से नहीं निकलती थी, वो बकायदा अपनी यूनिफॉर्म पहन के, और उन्होंने 26 जनवरी की परेड अपनी बीकानेर की लीड करी है, उनकी कमांड फेमस हुआ करती थी। वो महाराजा करनी सिंह बीकानेर के थे, उनकी राइफल शूटिंग टीम में थी, तो शूटिंग किया करती थी, बहुत अच्छी डिबेटर थी। तो आर्थिक कठिनाई कभी आड़े नहीं आई, क्योंकि हुनर इतना उन्होंने अपने अंदर भरा। और मुझे भी कहीं ना कहीं वही चीज मिली कि मैंने अपनी शारीरिक कठिनाई को आ, हुनर डेवलप करके, चाहे वो मेरा हो चाहे मेरी बेटी का हो, तो मुझे लगता है वो चीज भी मैंने अपनी माँ से सीखी। मैम, मुझे ऐसा लगता है कि किस्मत जब लिखी जा रही थी तो तब दीपा मलिक ने ये कहा होगा कि ठहरो, अभी मेहनत जारी है, तुम बाद में लिखना। हाँ, ये तो मुझे लोग कहते हैं कि आपने छोड़ा क्या, सब कुछ तो किया। तो शायद जीवन का मकसद ही यही था, लोगों की धारणा बदलना, कि देर इज अ लॉट ऑफ एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी। मैम दो। लिमिटेशंस, जी। मुझे लगा कि मेरी डिसेबिलिटी को लेके लोगों की सोच ज्यादा हैंडीकैप थी बनिस्बत कि जी। मैं हैंडीकैप थी। जी। 2016 में जब आप पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने पैरालंपिक्स में जीतकर भारत के लिए मेडल लेके आई, तो तब वो बचपन के जो बुरे ख्वाब थे वो सारे धुंधला गए। मैं बड़ी बड़ी कठिनाई से वो मेडल आया, आर्यन। वो भी एक अपने आप में बहुत फिल्मी कहानी है, क्योंकि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि इधर अ, या फिर कोई क्रिकेट का फाइनल वर्ल्ड कप का मैच कह दें कि आखिरी पारी, 6 गेंद 6 रन 6 बॉल, वैसा सा एक मामला रहा मेरे उसमें। ऑफ कोर्स सबसे पहली तो जो बदलाव, दिन में वर्ल्ड नंबर 2 रैंकिंग में पहुंच गई थी, लेकिन 2016 आते आते मेरी डिसेबिलिटी कैटेगरी में जैवलिन ही नहीं आया। शॉटपुट, शॉटपुट में खेलती जरूर थी लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर। और मैं अगर वर्ल्ड रैंकिंग में अपनी उसको देखूं तो मैं करीबन 10वें स्थान पे थी, जब मैंने ये समझा कि ओ, शॉटपुट खेलना पड़ेगा। तो आप देखिए, मेरे कोच बदली हुए, मेरी ट्रेनिंग बदली हुई, मेरी शारीरिक व्यायाम बदली हुआ, मेरा डाइट चेंज हो गया, साइकोलॉजिकली बहुत प्रेशर आया कि अरे जैवलिन सीखते सीखते मेरे को तो नया चीज सीखना पड़ेगा, और मेरे पास मात्र 1 साल भी नहीं बचा है। लेकिन मैंने जी तोड़ मेहनत करी। मतलब मैंने इस बात से मैं खुश हूं कि अगर ईमानदारी से कोई मेहनत करता है, तो मैंने वो मेहनत उस साल में करी। और एक एक रुपया जो सरकार ने मेरे पे खर्चा, मैंने उसको बहुत ईमानदारी से यूटिलाइज किया। लेकिन इतनी ईमानदारी, चाहे वो मेरी ट्रेनिंग में हो, मेरी मेहनत में हो, मेरे सेल्फ डिसिप्लिन में हो, और एक अकाउंटेबिलिटी हो। लेकिन जब मैंने एक ही सीट आई थी महिला के लिए एथलेटिक्स में, कोटा एक ही आया था, और मैंने जब उसको हासिल किया फाइनल ट्रायल्स में, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो मेरा उस दिन गोला गिरा, तो वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग के बराबर गिरा, जो जो 6 महीने पहले एक खिलाड़ी ने फेंका था, महिला खिलाड़ी ने, कनाडा की थी। और उसके चलते मुझे वो एक सीट हासिल हुई, लेकिन मेरी साथी खिलाड़ी मुझे हाई कोर्ट ले गई, ये कहकर कि एक साल में इतनी, फ्रॉम 10th रैंकिंग टू 1 रैंकिंग, एक बूढ़ी औरत
46 वर्ष की, ये हो ही नहीं सकता। या तो इसने ड्रग्स ली हैं, कोई सब्सटेंस लिया है, कोई डोप लिया है, या उन्होंने कोई चीटिंग करवाई है। तो वो मुझे लगता है खेल की जीत से ज्यादा अपनी ईमानदारी की जीत का एक सफर बन गया उसके बाद। और हाई कोर्ट में केस चला, और वही उसका ला आखिरी दिन के आखिरी घंटे में वो केस मैंने जीता। और उसके बाद मेरा नाम रियो पैरालंपिक्स के लिए हिंदुस्तान से भेजा गया। और जब मैं वहां पहुंची तो मेरा सामान नहीं पहुंचा, मेरा लगेज गुम हो गया। और जो मेरी कंपटीशन चेयर थी वो भी मेरे लगेज में नहीं आई। जब हमने ब्राजील की एम्बेसी से बात करी और जब हमने एयरलाइन से बात करी तो उन्होंने बोला आप पैसे बता दीजिए, हम उसका पैसा दे देंगे। तो मैंने कहा पैसा? उस कंपटीशन चेयर और वो जो मेरी खेलने की यूनिफॉर्म है, मेरी ओपनिंग सेरेमनी की सेरेमोनियल आउटफिट है, उसको पैसा कैसे खरीद देगा? लेकिन फिर मेरी बहुत मदद करी इंडियन एम्बेसी ने, और उन्होंने मेरा सामान ढूंढ के, वो भी मेरी सेरेमोनियल आउटफिट भी ओपनिंग सेरेमनी के 1 घंटे पहले पहुंची। तो इतना मेंटल दबाव था। लेकिन एक तिरंगे को ऊपर उठता देखने की जिद थी, और एक अपने आप को ईमानदार साबित करने की जिद थी। आप मानेंगे नहीं कि वो मेडल मैंने हाई कोर्ट में जिस डिस्टेंस के लिए ले गए थे उससे भी 13 सेंटीमीटर आगे गोला फेंक के जीता। तो एक तो रही वो बात कि मेडल जीतने की, इतिहास रचने की। लेकिन जब हम लौटे उस मेडल को लेके, उस मेडल से जो बदलाव आया, महिलाओं की अपंगता में खेलने का बदलाव, हमारे प्रधानमंत्री का अपंग लोगों को दिव्यांग कहने का बदलाव, हमारी पॉलिसीज जो चेंज हुई, हमारे खेलों के प्रति जो दृष्टिकोण चेंज हुआ, और जो महिलाओं ने, जिन्होंने अपने हुनर छोड़ दिए थे, किसी ने पेंटिंग करना छोड़ दिया था, किसी ने बेकरी होती थी, बच्चे हो गए, मैंने तो बेकिंग छोड़ दी। मैं पहले कढ़ाई बुनाई किया करती थी। मुझे हजारों पत्र आए आर्यन, जिन्होंने ये कहा कि दीपा, तुम्हारे मेडल ने हमें पुनः सपने बुनना और अपने आप की पहचान को ढूंढना सिखा दिया। तो मुझे लगता है कि वो मेडल, और वो कहीं ना कहीं मेरी बेटी के लिए भी प्रेरणा बना, मेरी दोनों जी। बेटियों के लिए वो बहुत बड़ा। तो मेरे को लगता है उस मेडल में खेल की जीत नहीं थी। उस मेडल में मेरा वो सपना कि मैं एक ऐसी सशक्त माँ बनना चाहती हूँ कि बेटियां कभी मुझे उदास रूप से या हारे हुए रूप से ना देखें। मैम, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया, और ये सवाल मैं पर्सनली भी आपसे करना चाहता था कि जो जिम इक्विपमेंट्स होते हैं, जो बाकी चीजें होती हैं जो एक एथलीट को एथलीट बनाती हैं, वो एक नॉर्मल पीपल के लिए डिजाइन की, नॉर्मल पर्सन के लिए डिजाइन की होती हैं, पर मैं भी आपने नॉर्मल अपने हूँ आप को, आर्यन, मैं नॉर्मल वही मैं मैं भी। वही बत, मैं वही बता रहा हूँ कि आपने उसको अपने हिसाब से कैसे ढाल लिया। अ, देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ना मेरे पास चलने के लिए कदम थे, और ना ही पहले दिए हुए कोई कदमों के निशान थे कि जिन पे मैं चल पाती। पहली महिला होना, और वो भी इतनी सिवियर डिसेबिलिटी में, वो अपने आप में ही आपको खुद ही कुआं खोदना है, खुद ही पानी पीना है। इतने ट्रायल एंड एरर मेथड्स लगते थे। लेकिन इसमें मैं शुक्रिया करती हूँ अपनी टीम का। मेरे फिजियोथेरेपिस्ट वीरेंद्र विक्रम सिंह रहे उस वक्त, मेरे को ट्रेनिंग वैभव सिरोही दे रहे थे, जितने भी कोचेस थे। मतलब हिंदुस्तान को एक बहुत खूबसूरत भारत को चीज, मैंने बहुत जुगाड़ किए, इतने जुगाड़ किए। यहाँ पे बेल्ट बांधी, कभी ऐसे किया, कभी कोई मेरे पैर पकड़ता था, कोई मेरी मेरी टॉर्सो को मेरे बैलेंस करता था। डंबल उठाते हुए मेरी बॉडी को पूरा पकड़ना पड़ता था, आइसोलेट करना पड़ता था मुझे। अगर बेंच डिजाइन करनी थी तो वो बेंच मैंने अपने बॉडी के हिसाब से, बॉडी लेंथ के हिसाब से बनवाई। तो बहुत चीजें हमको करनी पड़ी। लेकिन जिस कॉलोनी में मैं जिम करती थी, या फिर मैं श्री फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाके मेरा तैयारी का जिम रहा नई दिल्ली में, तो सभी लोगों ने वहां पे रैंप बनाया गया। तो ऐसा नहीं है कि,
ये ना एक मुर्गी पहले आई कि अंडा वाला खेल है, कि पहले हम बाहर निकलेंगे फिर बदलाव आएगा, या पहले बदलाव आएगा या हम बदलाव बाहर आएगा या हम बाद बाहर। में। तो मुझे लगा कि जैसा महात्मा गांधी ने कहा है, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी अराउंड यू। मुझे लगता है कि आई चोज टू बी द चेंज, और उसने मेरी बहुत मदद करी। मैम अभी आपने कहा ना, नहीं मानता कि आप नॉर्मल है, आप सुपर वुमेन है मैम, आप सुपर मॉम है। माय और जो गॉड। आप कर सकती हैं वो कोई नहीं कर सकता, नॉर्मल व्यक्ति उतना काम नहीं कर सकता है और इतनी अचीवमेंट नहीं हासिल कर सकता, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपसे कई गुना ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक इट्स ऑलवेज अबाउट माइंड ओवर बॉडी। ये जो कहावतें हैं कि इच्छा शक्ति, मन की प्रेरणा, मोटिवेशन, मुझे लगता है खाली शब्द नहीं है। अगर इनको हम अपने आचरण में लाएं, अपनी प्रैक्टिस में लाएं, हम अपनी जिंदगी में इन शब्दों को उतारें। अगर हम अपनी, मैं तो बच्चों को जब भी स्कूल में जाती हूँ या किसी बच्चों को मैं कुछ भी बातें करती हूँ, मैं यही कहती हूँ कि आप केवल अपनी कक्षा 1 से कक्षा 10, उसकी जो पाठ्य पुस्तक है, आप अपनी सिलेबस की किताबों में दी गई कहानियां, वो इतनी सुंदर तरीके से डिजाइन है। मुझे आज भी अपनी 5वीं कक्षा की कविता याद है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम डरो नहीं, धीर तुम डटो वहीं। इतनी खूबसूरत जीवनियां हमें पढ़ाई जाती है। मुझे याद है, मैंने 13 वर्ष की नादिया कोमानीच पे अपनी 5वीं कक्षा पे किताब पे उसका चैप्टर पढ़ा था, कि एक 13 साल की बच्ची ने परफेक्ट 10 ओलंपिक में लिए थे। तो एक छोटी सी बच्ची ने इतना परफेक्शन लेकर गोल्ड मेडल हासिल किया। और कहीं ना कहीं मुझे ओलंपिक खेलना या मेडल गले में पड़ना, वो ख्वाब भी सबकॉन्शियस में, हालांकि जिंदगी में बहुत लेट वो सबकॉन्शियस, लेकिन वो प्रेरणा शायद एक खिलाड़ी की मेरे अंदर रही। तो जब मैंने एक 40 वर्ष पे एक सीरियस जर्नी स्टार्ट करी, तो वो 13 साल की बच्ची मुझे हमेशा प्रेरणा दी थी कि यार मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं अब परिपक्व हूँ, मेरा दिमाग मेच्योर्ड है, मेरे अंदर समझने की मेच्योरिटी है। एक 8 साल की बच्ची ट्रेनिंग करते करते 13 साल पे आके अगर गोल्ड मेडल जीत लेती है। और आज देखिए, लाइफ हैज कम फुल सर्कल। वही नादिया कोमानी जी ने मुझे एक स्पोर्ट्स ऑनर अवार्ड इंडिया में दिया। मेरी उनसे मुलाकात हुई ओलंपिक मेडल जीतने के बाद। और आज 5वीं कक्षा में सीबीएसई में मेरे ऊपर भी एक पाठ्यक्रम पे एक पाठ है। जी तो जी। वहां की प्रेरणा यहाँ तक साथ रही। मैम अभी ना थोड़ी ही दिनों में पेरिस ओलंपिक्स भी शुरू होने वाले हैं, तो जी। बहुत से भारतीय खिलाड़ी जो हैं वहां भारत का तिरंगा रोशन करने के लिए जाने वाले हैं। इस मदर्स डे पे आप उन सबको क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे? मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि मदर्स डे पे माँ तुझे सलाम कहना है, तो इतनी ईमानदारी से मेहनत करिए कि आपकी माँ की कोख भी प्रसन्न हो जाए, और आपके देश रूपी माँ, मातृभूमि भी प्रसन्न हो जाए। और आप जी लगाकर तैयारी करिए, खेलिए और बहुत मेहनत करिए। और अब तो सरकार की इतनी बेहतरीन नीतियां हैं, इतनी जी खूबसूरत पॉलिसीज हैं, कॉरपोरेट्स की तरफ से आर्थिक सहायता है, मीडिया आपको इतना मोटिवेट करती है, आपके कि हर जीत का जश्न मनाती है, और 140 करोड़ भारतीय खड़े होके ताली बजाते हैं। हम तो जब खेलना शुरू किया था तो ऐसा कुछ नहीं था, ना पॉलिसी थी, ना फंडिंग थी, ना रिकग्निशन था, ना मीडिया को समझ आता था कि पैरालंपिक खेलों को कैसे रिपोर्ट किया जाए। लेकिन आज सब कुछ है। आज इतनी अवेयरनेस है, इतनी इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग है। आप हर चीज को घोट के पी जाओ, बिल्कुल फोकस। मुझे मेरे कोच कहते थे कि ये एक मेडल आपकी जिंदगी बदल देगा, और देखिए मेरी पूरी जिंदगी आर्थिक रूप से बदल गई। मैं इतनी सशक्त हो गई, मेरा नाम हुआ, इतने हमें सम्मान मिला, देश का प्यार मिला, और एक माध्यम बने हम कुछ अच्छा करने का। आज हम एक एनजीओ चला रहे हैं, मैं और मेरी बेटी, व्हीलिंग हैप्पीनेस के जी। नाम से। उसके माध्यम से हम दिव्यांग लोगों की सेवा में जुड़ गए हैं। तो बहुत कुछ करने का मिलेगा, ये मात्र एक खेल का मेडल नहीं होगा। और देश की सेवा की एक बहुत बड़ी भावना है। तो जी तोड़ मेहनत करिए, प्ले ट्रू, प्ले फेयर। शॉर्टकट से सक्सेस नहीं मिलती।
मेहनत से मिलती। ही मिली। थैंक यू सो मच मैम, अपना टाइम हमें देने के लिए, इतनी प्यारी बातें हमारे साथ करने के लिए। जब मैं आपकी कहानी पढ़ रहा था ना मैम, टीवी पे तो आपको देखा जब आप रियो ओलंपिक्स में मेडल लेके आई, और जब मैं पढ़ रहा था ना मेरी आंखें नम हो रही थी। लेकिन अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे चेहरे पे ये मुस्कान है, मुझे लगता है कि ये टेम्परेरी नहीं रहने वाली, ये परमानेंट रहने वाली है। थैंक यू सो मच मैम। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, वो आपका हर काम आसान बनाती है, तभी दुनिया में भगवान से पहले माँ आती है। थैंक यू सो मच मैम, अपना टाइम हमें बहुत- देने के लिए। और सभी माताओं को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी बेटियों को बहुत बड़ा आशीर्वाद। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू सो मच मैम, हैप्पी मदर्स डे। No, there's no other day. Every day is a Mother Day.